हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप देख रहे होंगे आज मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ इलेक्ट्रोस्टैट का। इलेक्ट्रोस्टैट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एचटेट पीजीटी फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं और इसलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स के सामने परेशानी ये आती है कि इस चैप्टर को वो समझ लेते हैं कि जैसे इसकी 4 चैप्टर है, एक यूनिट है +2 की पहली यूनिट जिसमें 4 चैप्टर हैं, वो काफ़ी बड़ा बड़ा लगने लग जाता है और हमें उससे डरने लगने लग जाता है। लेकिन आज मैं उस कंप्लीट चैप्टर को एक बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगी, उसके सारे फॉर्मूला को कवर करूंगी। उसका आपका एक भी फॉर्मूला नहीं छूटेगा। जो भी एचटेट पीजीटी फिजिक्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं बताऊंगी कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन मतलब ये अब पूछा गया है, किस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आपको या फिर इस पूरी यूनिट में जो +2 की पहली यूनिट है उसमें मैं आपको करवाऊंगी। देखिए, कूलम्स लॉ से लेके कैपेसिटर तक जो चारों के चारों चैप्टर आते हैं इसके अंदर क्लास 12th की पहली यूनिट के, वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और ये कैपेसिटर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। कूलम्स लॉ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एक ये सॉलिड एंड होलो स्फीयर की वजह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग रीजन में जो होती है वहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है एचटेट पीजीटी फिजिक्स में। तो ये सारे टॉपिक हम आज कवर करेंगे। 1 घंटे का या उससे थोड़ा सा ऊपर का ये लेक्चर होगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूला आपको एक जगह मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के में एक लिंक दे दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को फिर हम शुरू करते हैं। आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर अपनी एनर्जी को आप बनाए रखें, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो हमारा चार्ज है वो डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, ना कि एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू लेता है। जैसे n = 0, 1, 2, 3 होगा। यहाँ पे जब n = 0 होगा तो हमारा चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0। जब 1 रखेंगे तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? +-e। और जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे +-2e। इस तरह से ये डिस्क्रीट वैल्यू लेगा, ना कि कॉन्टिन्यूस वैल्यू लेगा। e यहाँ पे चार्ज होगा हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए, चार्ज क्या नहीं हो सकता? 0.5e, 0.3e, इस तरह से कुछ हमारा चार्ज जो है डिस्क्रीट वैल्यू लेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस वैल्यू कुछ भी वैल्यू वो नहीं लेगा। जैसे कि 0.5 है यहाँ पे, ये सिर्फ ये वाली लेगा वैल्यू, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू लेगा वो। तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम सबको पता है क्या होता है कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस का डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन द चार्जेस एंड आर कैप, जो उनके बीच में यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन जो है उसकी। आगे है अपसैलम नोट। अपसैलम नोट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखे हुए हैं तो हम यहाँ पे अपसैलम नोट लेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय n न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अपसैलम नोट की यूनिट मैंने कैसे फाइंड आउट करी? अपसैलम नोट को इस साइड ले गए जब, तो ये फोर्स नीचे आ जाएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यूनिट हो जाएगी। 1/4π एप्सिलॉन नॉट को की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप कूलम्स लॉ के फॉर्मूले को ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगी। अपसैलम यहाँ पे तो है फ्री स्पेस, और जब किसी मीडियम में चार्जेस को रखेंगे तो वहां पे हम क्या लेंगे? अपसैलम। अपसैलम लेंगे। तो अपसैलम की वैल्यू क्या होती है? आप इसको याद रखिए, अपसैलम नॉट अपसैलम आर। अपसैलम आर यहाँ पे क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपसैलम है, और अपसैलम आर या फिर इसको के भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारा ये। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है, मान लीजिए कोई वायर है हमारे पास जिसके ऊपर जिसकी लेंथ L है और उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो चार्ज हमारा सरफेस के ऊपर होगा, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप तीनों को देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन है तो लेंथ, एरिया यहाँ पे सरफेस है तो एरिया, और वॉल्यूम है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम की बात हम करेंगे। यहाँ पे मैंने स्फेयर लिया है, उसके सरफेस पे चार्ज दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज है हमारा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज Q है, इसकी वजह से पॉइंट P पर जो कि एट डिस्टेंस R पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, KQ अपॉन R का स्क्वायर इंटू R कैप डायरेक्शन, वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली K लिख दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती हैं। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके आउटवर्ड जो डायरेक्शन है ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और इनवर्ड या कन्वर्ज कर रही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे, तो आउटवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से और इनवर्ड होगी नेगेटिव चार्ज पे। स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। कंजर्वेटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा कंजर्वेटिव नेचर में होता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 होता है। कई बार मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ऐसे देख सकता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे होंगे और पूछेगा कि कौन सा जो है वो सही इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, कौन सा वैलिड है। तो हम डेल क्रॉस ई फाइंड इज इक्वल टू 0 अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए ई, तो यहाँ से ई को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको वी दे देगा और ई पूछ सकता है। क्या हुआ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 है, तो ई को हम माइनस डेल वी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए ई को हम क्या लिख सकते हैं, करली वी अपॉन करली आर, इसके ग्रेडियंट को, या फिर ई इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन करली एक्स, करली वी अपॉन करली वाई, कुछ भी। अगला क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ ई। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा क्या देगा, डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको कि ई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी, या फिर ई इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन करली आर। तो वी को यहाँ से रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, करली आर को अगर इस साइड लेके जाएंगे और इन्फिनिटी से आर हमारा इंटीग्रेशन होगा और माइनस है साइन। इसका क्या मतलब है इस फॉर्मूले का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट आर। मीन्स किसी अगर प्लेस पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी चार्ज की वजह से, मान लीजिए यहाँ ही है कोई चार्ज और इसकी वजह से यहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आएंगे, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आएंगे, तो जितना हम वर्क करेंगे वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट आर। आगे 8वां पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए, ये याद रखिए आप, और ये वाला फॉर्मूला, एक चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हमारा, के क्यू अपॉन आर। के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू यहाँ पे वो चार्ज है, आर इनके बीच की डिस्टेंस है। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगी? दो चार्जेस के बीच में या मल्टीपल चार्जेस के बीच में भी हो सकती है। यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगी? देखिए यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस चार्ज यहाँ पे पॉइंट पी पे देखिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसके साथ जो इस चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 क्या होगा, KQ/R और Q2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम मल्टीपल चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को के फॉर्मूलास को देखते हैं। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला को, इसको और इसको ध्यान में रखिए। अब आगे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखा हुआ है। देखिए एक सिंगल चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, ना कि एक सिंगल चार्ज की वजह से। अब दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2। इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U2 उसको डिनोट करते हैं इज इक्वल टू, देखिए 0 मैंने इसलिए लिखा, सबसे पहले Q1 चार्ज अगर है मान लीजिए तो उसकी वजह से 0, प्लस में एक दूसरा चार्ज वहां पे आया, फिर इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KQ1 Q2/R12 उनके बीच की डिस्टेंस है वही है। देखिए यहाँ पे जो था Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q2। आगे देखते हैं, ये तीन चार्जेस है यहाँ पे। सबसे पहले चार्ज ये मान लीजिए सिंगल चार्ज है यहाँ पे, उसकी वजह से 0, प्लस ये चार्ज आया, ये और ये पहले ये था फिर ये चार्ज आया। जब ये चार्ज आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KQ1 Q2/R12 इनके बीच की डिस्टेंस। इसके बाद मान लीजिए तीसरा चार्ज जब हम लेके आएंगे तो फिर इनकी और प्लस में इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी Q2 Q3 की क्या होगी, KQ2 Q3 और उनके बीच की डिस्टेंस। इसके बाद इन दोनों के बीच की प्लस में KQ3 Q1/R31 इनके बीच की डिस्टेंस। अगर मान लीजिए एक चौथा चार्ज भी हम लेके आते हैं यहाँ पे तो फिर क्या करेंगे, हर एक उनका हम पेयर बनाते चलेंगे और वहां पे हम उसका एक एडिशन में एक और टर्म को लिख देंगे। तो अब ये ध्यान में रखिए। आगे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन पीछे आया हुआ है एक बार एब्स्ट्रैक्ट में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस। कोई सरफेस है, मान लीजिए कोई सरफेस है और उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो होता है हमारा फ्लक्स। देखिए ये एक सरफेस है और परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर है। कोई भी सरफेस होता है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो रही हैं। तो फ्लक्स क्या होगा, E.A मींस EA cos ऑफ थीटा। ए यहाँ पे एरिया है इस सरफेस का। तो यहाँ पे देखिए अगर थीटा 90 है, 90 मींस ये तो एरिया वेक्टर है और ई कुछ इस तरह से है। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा और ई और ए के बीच में ये एरिया वेक्टर है और ई ऊपर की तरफ ये मान लीजिए, तो क्या होगा हमारा 90 का एंगल होगा दोनों के बीच में। ये हो गया एरिया वेक्टर और ई, यहाँ तो मैंने इस तरह से दिखाई है ऊपर की तरफ हो तो 90, तो वहां पे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। इस तरह से है तो सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 है, एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस तरफ से, इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ से पास हो रही है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ से मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, इस तरह से मैक्सिमम फ्लक्स EA मैक्सिमम होगा। यहाँ पे थीटा को हम क्या पुट कर देंगे 0, तो EA आ जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिए। आगे है गोस लॉ। गोस लॉ कहते हैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। क्या होता है गोस लॉ, टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स है पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो ये इसका फॉर्मूला है और ये किसके लिए ट्रू होता है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कोई क्यूब है सिमेट्रिकली चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्फेयर, होलो स्फेयर या फिर जो हमारा होता है सॉलिड स्फेयर। तो यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सॉलिड स्फेयर
और होलोस्फेयर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे गॉस लॉ का यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देते हैं हम हमारे वहां से जो एग्जाम में आते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए आप। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक टेबल है। ये टेबल से अगर मैं कहूँ तो हर बार किसी ना किसी पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। पिछले 2 सालों में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और 2019 के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये एक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू होलो एंड सॉलिड स्फीयर। हमारे पास एक होलोस्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। होलोस्फीयर ये रहा और सॉलिड स्फीयर ये है। होलोस्फीयर को हम कंडक्टिंग स्फीयर भी कहते हैं और जो सॉलिड स्फीयर है उसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी कहते हैं। इसके सरफेस पे हमने चार्ज दिया है Q और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर रो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखिए इनकी जो इस स्फीयर सॉलिड और होलोस्फीयर की वजह से इसके अलग अलग रीजन्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे कि वो क्या होगी। मीन्स आउटसाइड क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, इनसाइड, सेंटर पे, और उसके ग्राफ को समझेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर याद करने की कोशिश करेंगे आपको इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि पेपर में इसको सॉल्व करना मतलब गॉस लॉ का यूज करके सॉल्व करना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले हम एक होलोस्फीयर को देखते हैं जिसकी रेडियस r है, चार्ज उसके ऊपर q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड मीन्स यहाँ पे कोई r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो आउटसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन r का स्क्वायर। याद रखिए के क्यू अपॉन r का स्क्वायर। सरफेस पे हम जस्ट रिप्लेस कर देंगे स्मॉल r को कैपिटल R से, के क्यू अपॉन r का स्क्वायर। आगे है इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू होलोस्फीयर वो 0 होता है। यहाँ से इसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ये ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा सॉलिड जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सेंटर पे भी, क्योंकि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे 0 है तो वो सेंटर पे भी 0 होगा। ग्राफ को आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इनसाइड वाला पॉइंट हुआ, सरफेस तक यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सरफेस पे एकदम से राइज हुआ, ये सरफेस पे क्या हुआ, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर सरफेस पे इस पॉइंट पे। और फिर डिक्रीज होगा 1 अपॉन आर की स्क्वायर की पावर में वो डिक्रीज होगा। मीन्स आउटसाइड कैसे वेरी करेगा, 1 अपॉन आर का स्क्वायर से वो वेरी करेगा। तो ये इसका ग्राफ है। अब है पोटेंशियल की बात। पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर आउटसाइड होगा। जस्ट हम क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर में से एक आर कम करके याद करने के लिए के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। सरफेस पे क्या होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा। यहाँ पे जो आर स्क्वायर था इसको जस्ट आर कर देंगे। अब देखिए जो इनसाइड है, इनसाइड भी के क्यू अपॉन आर और सेंटर पे भी के क्यू अपॉन आर। मीन्स जो हमारा यहाँ अंदर पूरा अंदर और सरफेस पे भी जो हमारा पोटेंशियल होता है कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से वो होता है के क्यू अपॉन आर कांस्टेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए सेंटर पे भी, इनसाइड भी और सरफेस पे भी के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल होगा। और इन जो हमारा आउटसाइड होगा वो कैसे वेरी करेगा, 1 अपॉन आर से वेरी करेगा। मीन्स के क्यू अपॉन आर। देखिए दोबारा से देखिए यहाँ पे जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होगा और पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। के देखिए यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर क्या हुआ हमारा पोटेंशियल। फिर सरफेस की बात, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और के क्यू अपॉन आर हमारा पोटेंशियल हुआ। फिर पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर चलता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। तो ये ग्राफ हुए इसके, याद कर लीजिए आप क्योंकि आपको आसानी रहेगी एग्जाम में। आगे है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पूरे स्पेस की होती है। ऑल स्पेस में क्या होगी, एक हमारे होलोस्फीयर की वजह से हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर होलोस्फीयर की वजह से। ठीक है,
उसके बाद है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी हमारी रो नॉट है। इसकी वजह से अब देखिए ये चारों फॉर्मूले एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये इस तरह से कॉपी हो जाएंगे। जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से आउटसाइड के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर सरफेस पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। सिमिलरली फिर पोटेंशियल एक एक आर कम कर देंगे यहाँ से, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। जो मेन है याद करने का, यहाँ पे आ जाती है बात जो आपको ध्यान में देनी है। ये तो जस्ट कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे जो फॉर्मूला है। आगे है जो इनसाइड हमारा सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका फॉर्मूला है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। इसको ध्यान रखिए कि ये कैसे वेरी कर रहा है, देखिए लीनियरली वेरी कर रहा है, इनसाइड लीनियरली वो वेरी कर रहा है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। अब सेंटर की बात करें, सेंटर पे देखिए आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेंटर पे तो 0 होगा यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये इसका ग्राफ होगा, स्टार्टिंग में वो लीनियरली वेरी करेगा, यहाँ पे 0 देखिए, फिर ये लीनियरली वेरी करा इस तरह से, आर के लीनियर वेरी करा, उसके बाद फिर ये 1 अपॉन आर की स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये वाला। आगे फिर पोटेंशियल, देखिए यहां से क्वेश्चन आया हुआ, अभी मैं बताती हूँ आपको क्या क्वेश्चन था। ये हो गया, ये हो गया, एक एक पावर हमने कम कर दी। वही इनसाइड जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या होगा, के क्यू 3 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इसको आप याद जरूर रखिए, क्योंकि फिर देखिए अगर पूछे सेंटर पे या किसी अनदर पॉइंट पे भी पूछ सकता है, ऐसे दे देगा हमें सेंटर पे ये होता है, या किसी भी पॉइंट पे अगर मान ली इनसाइड कोई पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आप आर की जगह वो मान लीजिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है r/2 पे, यहाँ पे मान लीजिए ये टोटल आर है, और r/2 पे अगर पोटेंशियल पूछ रहा है तो जस्ट r को रिप्लेस, स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे r/2 से, तो हमारा पोटेंशियल निकल आएगा इनसाइड पे। अब है सेंटर पे, सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे ये स्मॉल r 0 हो जाएगा, जब इसको 0 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये इससे कट जाएगा, 3/2 मीन्स 1.5 के क्यू अपॉन आर, ये आ जाएगा, ये कट के ये आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन क्या आया हुआ था पीछे, जो हमारा होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर की कोई आई थिंक 100 वोल्ट वैल्यू दी हुई थी, और हमें पूछा हुआ था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से सेंटर पे क्या होगा। तो देखिए के क्यू अपॉन आर की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे 1.5 इंटू के क्यू अपॉन आर, ये दिया हुआ था और ये पूछा हुआ था, तो ये क्या होगा 1.5 इंटू में के क्यू अपॉन आर। और ये इसका ग्राफ हुआ, ग्राफ कैसे, देखिए यहाँ पे इस तरह से, जब आर इनसाइड के ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट आर है, कोई पॉइंट आर है, देखिए आर स्क्वायर माइनस आर, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, कोई पॉइंट आर है, देखिए इसके ग्राफ में आई थिंक थोड़ी मिस्टेक थी, तो मैंने इसको हटा दिया है। एक ग्राफ इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, आपके लिए रिजल्ट बहुत जरूरी है, ये बस मैंने ये इंपॉर्टेंट है, वो इतना जरूरी नहीं था, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आगे है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड स्फीयर की, देखिए रो इज इक्वल टू रो नॉट आर की पावर एन, कुछ इस तरह से एग्जाम में दिया हो सकता है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी है आर की, मान लीजिए स्क्वायर है, या आर की सिंगल पावर है, या फिर रो नॉट ही है उसकी डेंसिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, n+3 डिवाइड बाई 2n+5 के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। जो हमारा यहाँ पे केस है, जो डेंसिटी है वो क्या है हमारी, n इज इक्वल टू 0, यहाँ से n 0 है तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हम n की जब 0 पुट करेंगे तो 3/5 इंटू के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या आया हुआ है पीछे कि आर की पावर 1 थी, रो इज इक्वल टू रो नॉट आर, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी बोला गया था, तो हमारी क्या होगी,
तो यहाँ पे जस्ट 1 पुट कर देंगे। आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने चलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड सब रीजन में फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, n+3। देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड आउट करने का मैं फार्मूला बताऊं तो ये होता है U, यहाँ पे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर और dV। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। हर एक स्पेस के लिए आल स्पेस होता है, यहाँ पे आल स्पेस 0 से इंफिनिटी तक, मीन्स 0 से इंफिनिटी तक क्या करेंगे, 0 से पहले R, फिर R से इंफिनिटी। तो हर एक फील्ड उसके लिए हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच बीच में रखेंगे, तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम जस्ट यहाँ पे एक ट्रिक की तरीके से, ट्रिक से याद रख लेंगे कि जो हमारी नॉन कंडक्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे k आपको पता है क्या है, और कई बार मान लीजिए रो की फॉर्म में अगर, या रो यहाँ पर, या फिर सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया 4πr का स्क्वायर, और रो नोट क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी फॉर्म में अगर आंसर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, रो नोट इंटू 4/3πr का क्यूब। ये इधर ले जाके क्यू की जगह पुट कर देंगे हर एक फॉर्मूला में, जिस भी तरह से पूछा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कि वो क्या होता है। यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट प्लेन शीट ली है, यहाँ पे इनफाइनाइट एक वायर है, ये एक है हमारे पास रिंग, और ये एक डिस्क है। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे है पॉइंट P या फिर सेंटर पे पूछ सकता है, क्योंकि पूछा हुआ है यहाँ पे। पिछले साल के पेपर में जुलाई 2025 में जो पेपर हुआ था, वहां पे इन्होंने एक डिस्क की वजह से एक डिस्टेंस Z पे, पॉइंट P पे पोटेंशियल पूछा हुआ था। तो ये वाला पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिंग की वजह से वो पूछ सकता है, या फिर एक वायर की वजह से। तो इसको देखते हैं, चलिए बारी बारी से। पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये एक हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, कुछ इस तरह से प्लेन शीट है इनफाइनाइट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ भी क्या होगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, कोई भी पॉइंट होगा तो उस पे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इस साइड भी आउटवर्ड। और जो हमारी नेगेटिव प्लेट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन वो इनवर्ड होगी, और मैग्नीट्यूड उसका सिर्फ यही होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगर हम देखें दो प्लेट, एक पॉजिटिव चार्ज की है और एक नेगेटिव चार्ज की, दो प्लेट है हमारे पास, तो इसमें अलग अलग रीजन बन जाते हैं। देखिए ये एग्जाम में आ सकता है, कभी आया तो नहीं इस तरह से, तो आ सकता है। देखिए पहला रीजन ये हुआ हमारा पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, और ये तीसरा रीजन हुआ, और ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अब आप ध्यान से देखिए, जो इस प्लेट की वजह से, पहली प्लेट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस रीजन में इधर होगी, इस रीजन में इस पहली प्लेट की वजह से इस तरफ होगी, और इस रीजन में पहली प्लेट की वजह से इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और मैग्नीट्यूड तो वही होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं दूसरी प्लेट की। दूसरी प्लेट में देखिए ये नेगेटिव है तो इनवर्ड होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन हुई, ये भी इनवर्ड डायरेक्शन हुई इस रीजन में, और यहाँ पे इस रीजन में क्या होगा, इस तरफ होगी, इस तरफ, इस प्लेट की वजह से इस रीजन में। देखिए मैंने प्लेट का नाम दिया 1 1 1, यहाँ पे इस प्लेट की वजह से इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप देख सकते हैं इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो इक्वल एंड अपोजिट हुए, तो इस रीजन में हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस रीजन में भी 0 होगी, और इस रीजन में क्या होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आगे है चौथा पॉइंट, एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट थी और एक यहाँ पे एक नेगेटिव थी, और इधर है हमारे पास दोनों प्लेट पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट की वजह से देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, तो इस रीजन में पहली प्लेट की वजह से इस साइड, इस रीजन में इस साइड,
और इसी प्लेट की वजह से इस रीजन में इस साइड होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये सेकंड प्लेट है, इसकी वजह से अलग अलग रीजन में, इस रीजन में इस साइड आउटवर्ड, इधर भी इस आउटवर्ड, और ये आउटवर्ड हुआ है इसकी वजह से इस तरफ। तो आप देख सकते हैं ये 0 हो गया, कट रहे हैं एक दूसरे से, और ये ऐड हो जाएंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आप ध्यान में रखिए। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, हमारे पास एक कोई वायर है, उसके ऊपर लैम्डा जो हमारी चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ हम कह सकते हैं लैम्डा। तो उसकी वजह से एक परपेंडिकुलर पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r e। तो आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज है हमारा लैम्डा, वही हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ सेंटर से किसी पॉइंट P पर जो z डिस्टेंस पे है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो E क्या होगा, देखिए 2 पाई r लैम्डा इंटू जेड, आप ध्यान में रखिए 2 पाई r लैम्डा इंटू जेड। r यहाँ पे इसकी क्या होगी, रेडियस, और z ये डिस्टेंस है ऊपर, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। ध्यान में रखिए आप इस फॉर्मूला को, 2 पाई r लैम्डा इंटू जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर पूछे यहाँ पे तो लैम्डा की फॉर्म में है, लेकिन अगर चार्ज की फॉर्म में पूछे, चार्ज की फॉर्म में तो यहाँ पे इसको हमें पता है लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा। लेंथ यहाँ पे इसकी क्या होगी, जो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस होगी। तो आप देख सकते हैं 2 पाई r लैम्डा की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, Q। 2 पाई r लैम्डा की जगह पे आप Q रख सकते हैं। K यहाँ पे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया, और नीचे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसी तरह से। अब पोटेंशियल भी पूछ सकता है, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस जेड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r डिवाइडेड बाय अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप ध्यान में रखिए, अगर चार्ज की फॉर्म में पूछता है तो जस्ट आप क्या करेंगे, लैम्डा 2 पाई r इस तरह से एडजस्ट करके हमारा चार्ज की फॉर्म में हम पोटेंशियल को निकाल सकते हैं अगर वो पूछता है तो। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होगी यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है उसकी। ये एक डिस्क है हमारे पास, और इसके किसी एक्सिस के पॉइंट जेड मतलब P पॉइंट पे जेड डिस्टेंस पे है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस इंटू में 1 माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको ये याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेपर में ये आया है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे और ये आपको सिलेक्ट करना था, उसमें से आपको ये ध्यान में ही रखना पड़ेगा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये पोटेंशियल है किसी पॉइंट P पर, इंटू में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट माइनस जेड। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटर पे भी पूछ सकता है। सेंटर पे देखिए, सेंटर पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। अगर कोई सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर आप देखिए हमारा स्फेयर होता है, स्फेयर जो कंडक्टिंग स्फेयर, तो उसके सेंटर पे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ से पिछले 2 सालों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उससे पिछले सालों में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, या तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसके बाद जो उसके ऊपर नेट फोर्स लगता है या टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू पूछते हैं अक्सर कि नॉन जीरो है या फिर 0 है। 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछा है वहां से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ से ये इक्वेशन पूछ सकता है। तो
चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये होता है एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक डिस्टेंस 2a से दो चार्ज सेपरेट हुए, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी कंफ्यूज मत होइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, और जो हमारे डाइपोल की डायरेक्शन होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हुई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हुई हमारी डाइपोल की डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ उसको P से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? डिस्टेंस जो है चार्जेस के बीच में मल्टीप्लाई बाय किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P क्या हुआ? 2a क्यूब, 2a इसके बीच की डिस्टेंस। ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा इसका सेंटर। किसी डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे एक r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या है? 2kp cos ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब। p यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r कैप देखिए ये r है, तो r कैप ये डायरेक्शन हुई, डायरेक्शन उस तरफ, इस तरह से इसकी डायरेक्शन में। और थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है? देखिए प्लस में kp साइन थीटा अपॉन r क्यूब इंटू में थीटा कैप। थीटा कैप कौन सी डायरेक्शन हुई? ये देखिए ये थीटा है, तो ये इस तरह से ये थीटा कैप वाली डायरेक्शन हुई। तो ये देखिए दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, r कैप थीटा कैप। तो इसको ध्यान में रखिए, याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। E इज इक्वल टू 2kp cos ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब, r कैप रेडियल जो ये है हमारी रेडियल कंपोनेंट, प्लस में kp साइन थीटा अपॉन r कैप थीटा वाला कंपोनेंट। अगर देखिए थीटा 0 हो जाता है हमारा, थीटा अगर 0 है, देखिए ये हम यहाँ पे किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने, थीटा यहाँ पे देखिए 0 होगा इस तरह से। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो कौन सा पॉइंट होगा? एक्सियल पॉइंट होगा। तो थीटा यहाँ पे हमारा क्या हुआ? थीटा 0 डिग्री हुआ। जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे, 0 यहाँ पे पुट करेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो हमारा एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 2kp अपॉन r क्यूब, और हमारा r कैप वाला कंपोनेंट बचेगा। आगे है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या होगा? थीटा यहाँ पे हमारा 90 होगा, मीन्स यहाँ पे, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है, अगर वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो थीटा यहाँ पे 90 हुआ, कोस 90 0 होता है, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो ये वाला कंपोनेंट बचेगा kp अपॉन r क्यूब। इसके बाद ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्विलेटरल जो है हमारा, उसका जो हम अगर रेशियो देखें तो वो 2 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप ध्यान में रखिए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल क्या होगा? P डॉट r कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो P cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फॉर्मूला, अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री और cos 0 क्या होगा? 1। 0 मतलब यहाँ पे किसी पॉइंट पे 0 हुआ, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, क्योंकि cos 0 क्या होगा? 1। अगर थीटा 90 है, किसी इस इक्विलेटरल लाइन पे यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 90 हुआ, 90 cos 90 0 होता है, तो V पोटेंशियल हमारा 0 होगा। तो नोट डाउन कीजिए आप यहाँ तक। इसके बाद देखेंगे कि जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज E। इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट P है। इसका प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये प्लस चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स क्या होगा? माइनस क्यू ई।
और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं हमारे डाइपोल के ऊपर, तो नेट फोर्स क्या होगा डाइपोल के ऊपर? जीरो होगा। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू जीरो व्हेन इट इज व्हेन वी पुट इट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म होगा। इसके बाद है टॉर्क। टॉर्क क्या होगा? देखिए जब ये दो फोर्स इस तरह से लगेंगे तो ये डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क हमारा क्या होगा? P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो टॉर्क क्या होगा? PE साइन ऑफ थीटा। इसको आप याद रखिए कि टॉर्क P क्रॉस E और PE साइन ऑफ थीटा। अब थीटा की अलग अलग वैल्यू, जहां से क्वेश्चन वो पूछता है कि अगर हम डाइपोल को अलोंग द फील्ड रख रहे हैं या फिर अपोजिट टू द फील्ड रख रहे हैं, तब टॉर्क क्या लगेगा? नॉन जीरो टॉर्क लगेगा या जीरो टॉर्क लगेगा? वहां से पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है अलोंग द फील्ड, और 180 डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तो देखिए हमारा टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू मिनिमम होगा जो कि जीरो होगा। जीरो क्यों? ये देखिए थीटा 0 और 180 है, वो साइन 0 180 0 जो होता है हमारा साइन 0 हो जाता है वहां पे, तो टॉर्क क्या लगेगा? जीरो। अगर थीटा 90 है मीन्स अगर हमारा जो डाइपोल है कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जो कि इसको इस तरह से अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा? देखिए 90 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 साइन 90 क्या होगा? 1 होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम PE होगा हमारा यहाँ पे। आगे है अलग अलग केसेस की बात कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, तब हमारा फोर्स और टॉर्क क्या कुछ होगा डाइपोल के ऊपर। देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस डायरेक्शन में और हमारा डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में अलोंग द फील्ड रखा हुआ है, तो देखिए थीटा यहाँ पे क्या हुआ? जीरो। थीटा इनके बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। ये भी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डाइपोल भी इस तरफ, तो जो हमारा थीटा 0 है और नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि देखिए इस तरफ एक फोर्स लगेगा और इस तरफ भी एक फोर्स लगेगा इस तरह से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क क्या होगा? 0 एंगल जब पुट करेंगे यहाँ पे साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो टॉर्क भी यहाँ पे 0 क्योंकि थीटा 0 है इनके बीच में। आगे केस सेकंड क्या है? E नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एंड इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इस चार्ज इस तरफ जो चार्ज होगा उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे E मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है, इस तरफ लेस फोर्स लगेगा, तो हमारा वहां पे नॉन जीरो एक फोर्स आएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं है वहां पे, तो नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। टॉर्क फिर भी 0 होगा क्योंकि एंगल उन दोनों के बीच में क्या है? 0। 0 पुट करेंगे तो टॉर्क 0 आ जाएगा। आगे फिर क्या है? जो E है डिक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स इस तरफ सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पे इस डाइपोल के ऊपर, और देखिए ये अपोजिट भी रखा हुआ है, अपोजिट रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा, इस तरफ अलग लगेगा और इस तरफ अलग लगेगा। नेट नॉन जीरो फोर्स इसके ऊपर लगेगा जब उसको नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फोर्स फील्ड में रखेंगे, और टॉर्क फिर 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा हमारा 180 डिग्री है। इस जो ये है रिजल्ट्स, इनको याद रखिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में हमारा डाइपोल रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखिए सबसे पहले मान लीजिए डाइपोल यहाँ पे θ1 एंगल पे रखा हुआ है, हम कुछ वर्क करते हैं और इस डाइपोल को उठा के θ2 पोजीशन पे ले जाते हैं। जो हम वर्क करेंगे वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन θ1 टू θ2। θ1 से हमने θ2 पे उस डाइपोल को रोटेट किया, जो रोटेशन में वर्क किया हमने वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? -PE।
P यहाँ पे वही होगा हमारा क्या, डाइपोल मोमेंट 2a इंटू Q, इस तरह से यहाँ पे 2a इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई। PE cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 2 वही पोजीशन फाइनल वाली और थीटा 1 पोजीशन इनिशियल वाली। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का। आगे केसेस देखते हैं। इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स स्टार्टिंग में वो इस तरह से अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो हमारा डाइपोल है, और थीटा 2 कोई एंगल थीटा है, यहां से उठा के हम इस तरह से कुछ अलाइन करते हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी, इज इक्वल टू माइनस पीई। पीई यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए थीटा 2 कोई एंगल थीटा है, माइनस में cos ऑफ थीटा 1, थीटा 1 क्या है 0 डिग्री, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस पीई cos थीटा माइनस 1। इफ थीटा 1 90 डिग्री, स्टार्टिंग में 90 डिग्री है, मीन्स हमारा कुछ इस तरह से हमने डाइपोल को रखा हुआ है, और थीटा 2 0 डिग्री स्टार्टिंग में इस तरह से, और उठा के हम ऐसे कर देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस पीई। एंगल को पुट करते हैं, थीटा 1 90 डिग्री, cos 90 हमारा क्या होता है 0, और cos थीटा 0 क्या होगा हमारा 1 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी स्टोर होगी, वो कि जो कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मींस हमारा जो डाइपोल है इसी तरह से लॉन्ग टाइम तक इस तरह से रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ थीटा 1 90 डिग्री यहाँ पे, और थीटा 2 180 डिग्री, हम उसको उठा के इस तरह से कर देते हैं, स्टार्टिंग में ये उसको इस तरह से कर देते हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी स्टोर होगी। एंगल को पुट कर देखते हैं, थीटा 1 90 और थीटा 2 हमारा 180, तो 180 कोस माइनस होता है, माइनस 1 होता है कोस 180, तो माइनस माइनस प्लस पीई, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब हम हमारा डाइपोल को उठा के हम यहाँ से इस तरफ रखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। Now we will discuss capacitor. Capacitor is the most important topic for HTET PGT physics. इसके सबसे पहले सिंपलेस्ट केस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे जो इसमें स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे, कंडक्टिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, तब हमारी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंपलेस्ट केस देखते हैं, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब इसके बीच में वैक्यूम है या फिर एयर है। देखिए ये इसकी दो प्लेट हैं प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा इनकी चार्ज डेंसिटी है। आपको पता है एक प्लेट प्लस चार्ज की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस तरफ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की वजह से। अब नेगेटिव प्लेट की वजह से होता है इनवर्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनवर्ड होगा, और ये भी इनवर्ड होगा इस प्लेट की वजह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस दोनों प्लेट के बीच में। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की प्लेट्स है हमारे पास, जो इधर और इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा 0। तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला सिग्मा को क्या लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया हमारा प्लेट का एरिया हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट E इंटू डी, ये होता है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे V इज इक्वल टू E इंटू डी कर देंगे, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट हमारा पोटेंशियल हो गया। ये एक सिंपलेस्ट केस है हमारा। आगे फिर कैपेसिटी क्या होगी, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी आपको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट हुआ यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हुआ। अगर मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम कैपेसिटर के बीच में, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। इसको आप ध्यान में रखिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या आर क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर। तो आप ये सिंपलेस्ट केस को देखिए।
अब हुआ हमारा आगे, इफ ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के या फिर एप्सिलॉन आर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट के बीच में, अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया मीडियम, तो फिर कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? एप्सिलॉन की यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? सी एम इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। के देखिए ये है, एप्सिलॉन आर को के लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हमारी क्या थी यहाँ पे? सी नॉट, जब एयर थी हमारे कैपेसिटर के बीच में, तो के टाइम हमारी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मान लीजिए पहले एप्सिलॉन नॉट उनके बीच में वैक्यूम है, उसकी कैपेसिटी सी नॉट है, उसके बाद एक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है और कैपेसिटी हमारी 10 माइक्रोफैराड हो गई। तो इनिशियल कैपेसिटी को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो क्या है? तो हमें पता है सी एम इज इक्वल टू के इंटू सी नोट। तो सी एम हमारे पास 10 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे कैपेसिटी इन्होंने जो के है, के की वैल्यू 2 दे रखी है, तो सी नॉट, यहाँ से सी नॉट जो कैपेसिटी हमारी इनिशियल में थी वो थी 5 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम एक टेबल से मैं आपको एक टेबल से समझाऊंगी। जब हम मीडियम को या फिर किसी स्लैब को, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्लैब को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कैपेसिटी पे, पोटेंशियल पे किस तरह का फर्क पड़ता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर की ये टेबल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब प्लेट्स के बीच में एयर है या फिर डाइलेक्ट्रिक पूरे में फिल किया हुआ है, पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है, या फिर मेटल का कोई कंडक्टर हमने प्लेट्स के बीच में फिल कर दिया है, तो तब हमारा पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे या फिर कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ से देखिए कई बार क्या, हर बार यहाँ से लगभग क्वेश्चन आ जाता है। पिछले 2 सालों में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया कि कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, या कैपेसिटी चेंज हो रही है तो टी हमें फाइंड आउट करना है कि वो स्लैब की थिकनेस क्या है जितने को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए केसेस को समझते हैं। पहला केस जैसे मैंने आपको समझा दिया कि एक जो प्लेट है कैपेसिटर की, उनके बीच में एयर है, तो उसका उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू में जो ये है एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ई इंटू डी, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी क्या होगी? आप सबको पता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये होगा सिंपलेस्ट केस। अब क्या है, मान लीजिए मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, इसके पूरे की पूरे थिकनेस डी के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तब क्या हुआ? देखिए मीडियम आ गया हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम क्या होगा? सिंपली तो ये है कि के टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा, ई नोट बाय के। पहले जैसे ई नोट था तो ई नोट बाय के हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा? वी नोट लगा लीजिए, पहले वी नोट था, वी नोट बाय के हो जाएगा। ये हुआ कैसे? देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्यू ए इंटू में जो मीडियम है। अब यहां से एप्सिलॉन का हमें पता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या फिर के, तो ये लिख दिया हमने। तो ये जो है हमारे ये वैल्यू, ये है ई नोट बाय के। सिमिलरली जो हमारा पोटेंशियल है वी नोट बाय के हो जाएगा। के हमारा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया होगा। आगे है सिग्मा इन आई मीन्स जो उसमें जो इंड्यूस हुई है, इंड्यूस देखिए यहाँ पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है पोलराइजेशन हो जाएगी, तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी जो स्टार्टिंग में है 1 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन के। ये इतनी जो चार्ज डेंसिटी इस जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। चार्ज जो इंट्रोड्यूस मीन्स, मेरा कहने का मतलब है इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हुआ चार्ज डेंसिटी, ये इंड्यूस हुई, और चार्ज कितना इंड्यूस हुआ उसके अंदर? माइनस क्यू इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन के। अब देखिए कैपेसिटी के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी सी एम इज इक्वल टू के इंटू में सी नोट जो स्टार्टिंग में थी जब एयर थी उसके अंदर, ये फॉर्मूला। आगे देखिए, अब हमने जो स्लैब है, जो पहले तो देखिए डाइलेक्ट्रिक पूरे में था, अब टी थिकनेस में हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, सिर्फ इतनी थिकनेस में, पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए ये टोटल थिकनेस डी थी, डी माइनस टी ये वाली हो जाएगी।
जो हमारी एयर वाली है यहाँ पे एयर है, या फिर एप्सिलॉन नॉट हम कह सकते हैं। तो ई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एयर में ई नॉट होगा, और डाइलेक्ट्रिक इस हिस्से में क्या होगा ई नॉट बाय के टाइम यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा ये। इसके बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल देखिए पोटेंशियल क्या होता है ई इंटू डी होता है, तो क्या होगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये वाली थिकनेस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस में ई नॉट अपॉन के डाइलेक्ट्रिक में, और इसकी थिकनेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली ये वाले फॉर्मूले को ध्यान रखिए, ई इंटू डी करना है, ई नॉट इसकी थिकनेस ये, और ई नॉट बाय के इंटू में टी। फिर पोटेंशियल इसको सॉल्व करेंगे, ई नॉट को बाहर ले डी माइनस टी प्लस टी बाय के। आगे है कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है हमें पता है क्यू अपॉन वी होती है, तो सी एम जो हमारी कैपेसिटी बाद वाली निकल के आएगी उसका फॉर्मूला ये है। सिंपली हम क्या करेंगे क्यू अपॉन वी, वी ये वाला पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आप यहाँ से इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, जो हमारी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, देखिए पहले क्या होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आगे क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस तरह से कुछ याद रख लीजिए। आगे है मेटल, मेटल की प्लेट हमने थिकनेस टी की इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा ई नॉट, और कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जीरो होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जीरो होता है। ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, एक उसके सरफेस पे अगर चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ई स्लैब एयर यहाँ पे तो ई नॉट है, और ई स्लैब क्या होगा ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो देखिए के यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा, के इनफाइनाइट होगा, मतलब इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कंडक्टर का इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा ई इंटू डी होता है हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस, तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस में ई नॉट ये वाला तो जीरो है, इंटू में अगर डी टी करेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, प्लस में ई नॉट बाय के इंटू डी करते हैं, ये तो हमारे पास जीरो है तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा ई इंटू डी माइनस टी। अब देखिए कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी, प्लस में टी बाय के यहाँ पे नहीं करेंगे इस केस की तरह पे, क्योंकि वो फिर जब हमने वी में वो नहीं है तो फिर सी में भी वो नहीं होगा, तो आप इस चीज को याद रखिए। आगे फिर हम इसके अलग अलग केस देखते हैं कि कैपेसिटी को हम कैसे निकालेंगे, जब हम मान लीजिए कुछ थोड़ी सी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, थोड़ी सी थिकनेस में हम स्लैब को डाल देते हैं, कंडक्टर को डाल देते हैं, तब कैपेसिटी क्या होगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। देखिए मैंने आपको जस्ट समझाते हुए आगे लेके चल रही हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रट्टा मारना पड़े, आप समझते हुए आगे जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए आप। अब आप ये वाला केस देख सकते हैं जिसमें मैंने यहाँ पे T1 थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक, एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक और एक मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस किया है, तो पोटेंशियल फिर क्या होगा, देखिए पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ई नॉट, जो एयर वाला हिस्सा है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमारा एयर है, यहाँ पे गैप, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा ई नॉट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई नॉट, यहाँ पे भी ई नॉट है और यहाँ पे भी ई नॉट है, ई नॉट डी माइनस, ये टोटल डिस्टेंस डी है, डी माइनस ये वाली सारी थिकनेस को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस में, अब T1 में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई नॉट बाय K1, यहाँ पे ई नॉट बाय K2, और यहाँ पे ई नॉट, यहाँ तो जीरो ही है, यहाँ पे ई जीरो है, तो ई नॉट बाय K1 इंटू T1, ई नॉट बाय K2 इंटू T2, और ई नो यहाँ पे तो जीरो है, मेटल में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, जीरो इंटू T3, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अब है कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, टी अगर एक ही स्लैब है तो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इसमें से माइनस कर देंगे, अगर एक है तो D माइनस टी, अगर दो है तो D माइनस T1 प्लस T2, और तीन है तो तीनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दिया, प्लस में क्या करेंगे T1 बाय K1, T2 बाय के T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3, और K3 हमें पता है यहाँ पे
होता है इनफाइनाइट, अगर यहाँ पे कंडक्टर है तो इनफाइनाइट हुआ तो ये वाला पोर्शन कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारी कैपेसिटी का फॉर्मूला सिर्फ ये वाला हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। जस्ट आपने कैपेसिटी को इस तरह से ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस जितने भी स्लैब उनका एडिशन को माइनस कर दें, प्लस में बारी बारी से T1 बाय K1, T2 बाय K2, T3 प्लस डिवाइड बाय T3 इस तरह से करते जाएं। आगे है कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल में जब कैपेसिटर होते हैं तो हमें पता है उसकी कैपेसिटी C1 प्लस C2, रजिस्टर का उल्टा होता है। और सीरीज में जब होंगे हमारे कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटी 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2 ये हुआ। आगे है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, यहाँ पे आउटर रेडियस इसकी B है जिसपे चार्ज है हमारा -Q, और इनर रेडियस है A, इसके ऊपर जो हमारी ये सर्कल बना, शेल बनी, उसके ऊपर है चार्ज हमारा +Q। तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 4πε0 AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। ये आप ध्यान में रखिए, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। आगे कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल शेल। एक शेल है हमारे पास इस तरह से, तो इसके ऊपर चार्ज है +Q, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 4πε0 इंटू R, R इसकी रेडियस हो जाएगी। आगे कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये देखिए सिलेंडर की जो इनर रेडियस है A, उस पे चार्ज है Q प्लस, और आउटर रेडियस B माइनस Q, उसके ऊपर चार्ज है L, इसकी लेंथ है। तो कैपेसिटी क्या होगी, 4πε0 2πε0 इंटू L डिवाइडेड बाय ln ऑफ B बाय A। ये हमारी कैपेसिटी होगी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। इसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, हाफ CV का स्क्वायर। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, उसके बाद जो हमारा होता है Q इज इक्वल टू CV, इससे हम बाकी को चेंज कर दीजिए, जैसे हाफ CV का स्क्वायर। अगर Q की फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से C की वैल्यू को क्या Q अपॉन V पुट कर देंगे, तो हाफ QV आ जाएगा, हाफ Q स्क्वायर की अगर जिस भी फॉर्म में आपसे पूछे न्यूमेरिकल में उसी फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। तो ये हुई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये था हमारा कैपेसिटर का टॉपिक कंप्लीट, मैंने आपको ये करवा दिया है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैंने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिक चार्ज से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स, और फिर कैपेसिटर जो था डाइलेक्ट्रिक, उसमें इंट्रोड्यूस करके डिफरेंट कंडीशन में मैंने वो आपको करवाया, और जो हमारा डाइपोल था मोस्ट इंपॉर्टेंट वो करवाया। देखिए यहाँ से डाइपोल और कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा स्फेयर, जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हैं उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दूसरी बार इसको कीजिए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, आपको लिंक मैं दे दूंगी PDF, आप वहाँ से ले सकते हैं, आप इजीली वहाँ अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको अगला चैप्टर कराऊंगी, वो होगा हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।